गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, किसी कारणवश वीडियो नहीं बन पाता है तो मैं नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड कर देता हूं, यदि मुझे विषय जो कंटेंट होता है महत्वपूर्ण लगता है। तो आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं इसे लिखा है विजय क्रांति जी ने। और जो कंटेंट है दोस्तों, उस पार की कश्मीर की हकीकत। उस पार की कश्मीर की हकीकत। अब हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उस पार की कश्मीर का मतलब जो POK है, जिसे आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। मतलब कश्मीर के एक भाग को, एक हिस्से को जबरन पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में ले रखा है। और उसके बारे में कोई नहीं बताना चाहता कि पूरी दुनिया के सामने कि एक्चुअल में जो वहाँ के लोग हैं, जो 24 विधानसभा सीट है वहाँ पे, वहाँ के जो आवाम है उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके अधिकारों को, उनके सम्मान को किस तरह से कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, हाशिए पे खड़ा किया जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। और ये बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि पता है कल शिक्षक दिवस था, तो उसके उपलक्ष्य में आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे लिखा है, पिछले 6-7 दशकों में मीडिया ने भारतीय जनमानस पर खबरों की जितनी बमबारी कश्मीर को लेकर की है, उतनी शायद किसी और विषय पर नहीं की। ठीक है। इसके बावजूद यह देखकर हैरान होती है कि हमारा मीडिया और भारत सरकार जनता तक यह बात पहुंचाने में असफल रही कि पाकिस्तान कब्जे वाले जिस तथाकथित आज़ाद कश्मीर के सपने दिखाकर भारतीय कश्मीरी अलगाव, आतंक और हिंसा का माहौल बनाए हुए हैं, वहाँ की जनता पाकिस्तानी तानाशाही में कैसे जी रही है। तो एक तरह से देखिए, बताया जा रहा है कि जिस तरह से आज हमारे देश में पत्रकारिता की जा रही है, एक्चुअल में द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है मीडिया को, एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो चाटुकारिता कर रही है। क्या उसके जहन में ये बात नहीं आती है कि जो आज़ाद कश्मीर का जो हम लोग सपना देख रहे हैं, कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसे भी हम किसी न किसी प्रकार, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारे भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसे जल्दी से उन पाकिस्तानियों के चंगुल से आज़ाद किया जाए। तो मीडिया का क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, वहाँ के लोगों की समस्याएं दिखाएं, वहाँ जिस तरह से लोग जी रहे हैं वहाँ की आवाम के बारे में बताएं? नहीं, क्यों बताएंगे? वो तो चाहती है हमारी भारतीय मीडिया की धीरे धीरे जो कश्मीर का विभाग है वो उन्हें ही दे दो, पाकिस्तान को दे दो, चाइना जैसे देश को दे दो। आज वही कारण है कि दोस्तों, बाल्टिस्तान में से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो बनाया जा रहा है, वो पास भी हो गया। और कोई भी वैश्विक जो संस्थाएं हैं कभी किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की। इसलिए नहीं, क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो जागरूक नहीं है। जो असल में जो मुद्दा है जिसे देश दुनिया के सामने दिखाना चाहिए, उस पर वो बात नहीं करती। यही कारण है हमारे देश में आए दिन किसी न किसी शत्रु देश के द्वारा ज़मीनों को हथियाया जा रहा है, या उन इस तरह का मंसूबे रखे जा रहे हैं। सोचिए, नेपाल जैसा देश, मतलब एक चाइना जैसे देश के चढ़ाने के बाद वो काला पानी लेक लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों को अपने संसद से पास कर दिया। ये ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि हमारी मीडिया जागी नहीं है। जिस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिस चीज़ को दुनिया के सामने, हमारे देश के सामने दिखाना चाहिए, वो उन्हें नहीं दिखा रही है। देश और दुनिया को यह भी नहीं पता कि जिस आज़ाद कश्मीर का ढोल पाकिस्तान सरकार पीटती आ रही है, वह किसी मायने में कश्मीर का नहीं बल्कि जम्मू का हिस्सा है, और कश्मीर के साथ उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। यह सही कि गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कहे जाने वाले कश्मीर की पूरी आबादी मुस्लिम है, लेकिन उनके किसी भी हिस्से की भाषा, खान पान, पहनावा और बाकी संस्कृति किसी भी मायने में कश्मीरी नहीं है। यहाँ तक कि 1947 के बाद आज़ाद कश्मीर के 12 प्रधानमंत्रियों और 26 राष्ट्रपतियों में से एक भी न तो कश्मीरी था और न कश्मीरी भाषा बोलने वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, कितनी सारी समस्याएं हैं। कुछ ऐसे भाग भी हैं जो दोस्तों, जो जम्मू का सीधा सीधा ताल्लुकात है उसका भाग है, फिर भी लोग अपने अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए कश्मीर जैसे शब्दों के साथ मजाक कर रहे हैं, और कश्मीरियत की लोग बात करने वाले हैं। 1947 में जिस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा ने अपने राज्य को भारत में शामिल करने की संधि पर हस्ताक्षर किए, उस समय
राज्य का कुल क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर था। इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी था, जो एक अस्थायी संधि की तहत सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में था। इसलिए इसका भारत में शामिल होना तय था, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि अगर यह इलाका भारत के हाथ में रहा तो समाजवादी सोच और सोवियत संघ के लिए प्रशंसा का भाव रखने वाले नेहरू के नेतृत्व वाला भारत अफगानिस्तान, पूर्वी तुर्किस्तान, आज के चीन का सिंजियांग और तजाकिस्तान के रास्ते सोवियत संघ के साथ जुड़ी जाएगा, जो ब्रिटिश अमेरिका खेमे के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो आप देख सकते हैं एक कारण ये भी है कि जो बड़ी ताकतें थीं, जैसे दो धुरी था उस समय, बहुत पहले यदि हम जाएं 1945 में जब यूएनओ का गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन इसलिए हुआ दोस्तों, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद तमाम देशों ने दोबारा ऐसा ना हो एक संघ बनाया। उस संघ में ज़्यादातर दोस्तों जो डेवलपिंग कंट्री थी, जो सैन्य शक्तियों में मजबूत थी, वो थी। तो कह सकते हैं जो पश्चिमी देश थे, चाहे यूरोप का पश्चिमी भाग रहा हो, चाहे उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग रहा हो, उसका जो है धुरी नेतृत्व करता अमेरिका था। और उसके बाद जो पूर्वी भाग था, चाहे वो रहा यूरोप का, चाहे अमेरिका का रहा, उसका धुरी नेतृत्व करता था रशिया। तो दोस्तों वो एक दूसरे, मतलब भारत जैसा देश रूस से जाकर न मिल जाए, इसके पीछे भी देख रहे हैं कितनी बड़ी कंस्पिरेसी थी। इसी कारण इस इलाके के ब्रिटिश सेनापति और गिलगिट स्काउट्स के मेजर ब्राउन ने गिलगिट बाल्टिस्तान को महाराजा वाले कश्मीर को वापस सौंपने के बजाय उसके पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। दूसरी ओर पाकिस्तान ने हमला करके मुजफ्फराबाद से पुंछ तक लगने वाले जम्मू के 13,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इस पूरे क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान को नॉर्दर्न एरिया नाम के उसे सीधे पाकिस्तानी सरकार के नियंत्रण में दे दिया, जबकि बाकी हिस्से को आज़ाद कश्मीर के नाम दिया गया। वहाँ के प्रशासन को एक आज़ाद चेहरा देने के लिए निर्वाचित असेंबली और सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों की भी व्यवस्था की गई, लेकिन असली ताकत इस्लामाबाद के हाथ में रही। हालांकि पाकिस्तान के शिकंजे में परेशान आज़ाद कश्मीर की जनता लंबे समय से आंदोलन चला रही है, पर पाकिस्तान सरकार, फौज और आतंकी संगठनों की मदद से इस आंदोलन को दबाए हुए है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ यदि पाकिस्तान की कोई भी आवाम उसके खिलाफ बोलती है तो उसके बाद वो डिटेन कर दी जाती है, नज़रबंद कर दी जाती है, उसका मतलब अस्तित्व गायब कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, 2011 में आपने देखा हो कि एबटाबाद में पिछले 10-9 साल से जिस तरह से बिन लादेन छिपा बैठा था, एक्चुअली में छिपा नहीं बैठा था, उसे पनाह दिया गया था। उसी के कुछ ही 500 या 1 किलोमीटर के नियर अबाउट जो है एयरबेस था पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी थी। सोचिए उनके बीच में किस प्रकार से सुरक्षित जीवन जी रहा था। तो ये पनाह होता है, ठीक है। तो इस बात का हमने यहाँ पर उल्लेख इसलिए किया कि दोस्तों आए दिन जिस तरह से पाकिस्तानियों को स्पॉन्सर करता है, आतंकवादियों को स्पॉन्सर करता है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय और ख़तरनाक मानव जाति के लिए जो नरसंहार जो संगठन बनाए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा, पूरी तरह से फंडिंग पाकिस्तान ही करता है। पिछले कुछ दशकों में वहाँ अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के लिए ट्रेनिंग कैंप और रहने छिपने के ठिकाने बनाकर पूरे इलाके का चरित्र ही बदल डाला गया। गिलगिट बाल्टिस्तान में दर्जन भर कबीलों में बिखरी सिया आबादी को दबाकर रखने के लिए पाकिस्तान सरकार इन्हीं आतंकी संगठनों का इस्तेमाल कर रही है। आज़ाद कश्मीर के अधिकारों के लिए लड़ने वाले सैकड़ों स्थानीय कार्यकर्ताओं की पिछले दशकों में हत्याएं हो चुकी हैं या वे हमेशा के लिए गायब किए जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि जो क्षेत्र पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे में ले रखी है आर्मी के बल पर या आतंकवादियों के बल पर, ऐसा नहीं कि वहाँ पे विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। तमाम ऐसे विरोध प्रदर्शन होते हैं, पर दोस्तों जो मुख्य विरोध प्रदर्शन के चेहरे होते हैं उनको गायब कर दिया जाता है, इसलिए कोई भी वहाँ पर इस कृत्य के लिए साहस नहीं करता है। फिर भी पाकिस्तान कश्मीर के पूरे नैरेटिव को भारतीय कश्मीर पर ही केंद्रित रखने में सफल है।
पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले आज़ाद कश्मीर में अपनी घटती हुई लोकप्रियता, वहाँ के लोगों की पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते जा रहे विरोध और नाराज़गी पर लगाम कसने के लिए इस साल पाकिस्तान सरकार ने आज़ाद कश्मीर के संविधान में परिवर्तन का फैसला किया है। इस कदम का वहाँ के नेता दुनिया भर में विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया में इसकी खबर तक नहीं है। तो यही चीज़ गलत है। मतलब जिस न्यूज़ को टेलीकास्ट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, लोग जागरूक हों, लोग किसी प्रकार का कैंपेन चलाएं, आंदोलन करें, पर नहीं। जानते हैं जब किसी एक देश में समस्या होती है, वहाँ के मानवाधिकारों को कुचला जाता है, वहाँ के लोगों के अधिकारों को दफन किया जाता है। ऐसे में कोई दूसरा देश यदि उनके अधिकारों की कामना करता है, वहाँ पे प्रोटेस्ट करता है, तो चीज़ें वैश्विक लेवल पर जाती हैं। और भारत जैसा देश किसी भी देश को यदि वो सपोर्ट कर दे तो बहुत आगे चला जाएगा। वहाँ की जो समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं वो जांच में जुट जाएंगी। पर यहाँ की हमारी जो मीडिया है, बस मतलब ऐसे अनाप शनाप खबरों की तरफ लगी हुई है जिनका कोई मतलब नहीं है। कुछ साल पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि आज़ाद कश्मीर का अपना संविधान है, जिसमें ऐसे कई तंत्र हैं जिनसे अपना शासन खुद चलाने वाली सरकार बनती है। इन तंत्रों में निर्धारित समय पर होने वाले चुनाव में चुनी गई विधायिका, परोक्ष तरीके से चुना गया राष्ट्रपति, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन के नागरिक निकाय हैं। लेकिन ये सारे प्रावधान झूठे हैं। पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड कश्मीर अफेयर्स द्वारा तैयार किए गए इस संविधान के सेक्शन 56 में यह प्रावधान है कि वहाँ की निर्वाचित सरकार को भले ही वहाँ की असेंबली का कितना भी समर्थन क्यों न हो, फिर भी पाकिस्तान सरकार उसे जब चाहे बर्खास्त कर सकती है। सोचिए, मतलब अब यहाँ भी आप देख सकते हैं ना, पूरी तरह से जो नियंत्रण है पाकिस्तान का है। तो एक आज़ाद कश्मीर के नाम पे जिस प्रकार से देश दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वहाँ के लोगों को दफन किया जा रहा है, क्या ऐसे में मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं बनती? जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जो मुस्लिम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, क्या वहाँ पर वो उनके मानवाधिकार के नहीं लड़ सकते हैं? बर्खास्त न किए जाने की हालत में भी जब ये सरकार चलती है तो उसकी असली कमान इस्लामाबाद के हाथ में होती है। देखिए, दिखावे के लिए आज़ाद कश्मीर का प्रशासन मुजफ्फराबाद में स्थापित आज़ाद कश्मीर की निर्वाचित सरकार और इस्लामाबाद की से काम करने वाली आज़ाद कश्मीर काउंसिल में मिलजुल कर सकते हैं, पर सारे अधिकार काउंसिल के हाथ में है, जिसकी अध्यक्षता खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री करते हैं। काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में आज़ाद कश्मीर को हर मायने में नियंत्रित करने वाले 52 विषय आते हैं, जिनके बारे में किसी भी फैसले को चुनौती देने का अधिकार आज़ाद कश्मीर सरकार तो क्या पाकिस्तान के किसी भी न्यायालय को नहीं है। कारण यह है कि पाकिस्तान के संविधान में आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना जाता। यह देख हैरानी होती कि भारत में कश्मीरी अलगाववाद का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवी, राजनेता और पत्रकारों न तो कभी कथित आज़ाद कश्मीर की जनता पर होने वाले अत्याचारों पर ध्यान देते हैं, न वहाँ चल रहे पाकिस्तानी दमन के खिलाफ मुँह खोलते हैं। तो आजकल इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नमस्कार, धन्यवाद।